आचार्य अरुण कृष्ण। हाँ, बंद कराइए पहले, तब बोलूंगा अपनी बात में। जी 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 प्लीज। आपकी मेरी बातें सारी सच हो रही है ना हम लोगों की, कि मुसलमान केवल मुसलमान होता है। देखो 2 सेकंड लगे पाकिस्तान के मुसलमान के साथ अरे जीत हमने मोनू मानेसर तो हिंदू है ना, हमने तो से मोनू मुंह मानेसर की लगा बात। के मुंह से मुंह भारत लगा कोई के अभी दलित वफादारी की हत्या दिखाने कर के दिया, मुस्लिम दलित मानते तो मुसलमान नहीं है। 1 मिनट में अगर सारे दलित 1 मिनट में सारे खोद हो जाते हैं। जो मेरे इसीलिए मैं दलित कहता हूँ परिवार की जो बात तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सारे मुसलमान चाहे भारत के हों, पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के, ये सनातन धर्म के, ये नॉन बिलीवर के शत्रु हैं। ये आपको धीरे धीरे ये आग इस देश में और दिखेगी। इन्हीं अरे मुसलमानों ने आज तो फाजिल अहमद आज तो एक देश की तरह बात कीजिए, हिंदुओं के लिए जो हो रहा है उसके लिए आवाज उठाइए। आपके ही भाई बंधु है ना वो बांग्लादेश में जो है, उनके लिए आवाज उठाइए। आप कैसे जवाब दीजिएगा उस्मा करदार जी का? वो चाल चल जा रहे हैं पाकिस्तान वाले और आप यहाँ पर हिंदू मुसलमान करते रह जाइएगा। निपुण सर, हम नहीं कर सकते, ये गद्दार है, आपको समझ में नहीं आएगा। बस चिंता कर सकते हैं इनको इसको आप अगर जब तक आप ये सोचोगे, इसी फाजिल अहमद ने पाकिस्तान में अपनी बेटी ब्याही होगी, क्योंकि पाकिस्तान में भारत के मुसलमानों ने अपनी 5 लाख बेटियां ब्याही हुई हैं। इसी भारत के इन मोमिनों ने, इन्हीं भारत के मुसलमानों ने, जिहादियों ने पाकिस्तान में अपनी 5 लाख बेटियां ब्याह रखी हैं। तो यदि आपको लगता है कि ये फाजिल अहमद वो जो बैठी हुई है मैडम पाकिस्तान की, उससे अलग है, तो ये आपकी हमारी मूर्खता है। मुसलमान ने भारत के पाकिस्तान में 5 लाख बेटियां ब्याही हुई हैं। ये कैसे बुराई कर रहे भाई? इनके तो जीजा रहते हैं पाकिस्तान में, इनके तो पाकिस्तान में 5 लाख जीते हैं। अरे फाजिल अहमद बस कर दीजिए, बस कर दीजिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, उस पर एक दफा आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकलता है, जबान सिल जाती है उसके वक्त। फाजिल अहमद एक दफा नहीं बोलते हैं हिंदुओं के लिए सड़कों पर उतरकर। रुक जाइए, आवाज डाउन करिए इनकी। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करने आते हैं। उस्मा करदार जी कुछ कह रही है। उस्मा करदार जी, आरएसएस मेंटालिटी को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आपके भारत को बदनाम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। अच्छा। ये सिर्फ नफरतें फैला सकते हैं। अच्छा। इनको सियासी कोई सूझबूझ नहीं है, कोई सियासी इनको सूझबूझ नहीं है। इनको क्यों आपने सारी सूझबूझ पाकिस्तान के पास चली गई है ना मैडम, सारी सूझबूझ पाकिस्तान के पास चली गई है, हमारे लिए बची ही नहीं। पाकिस्तान की सूझबूझ आईएसआईएस से दिख जाती है, अलकायदा से दिख जाती है, जैश ए मोहम्मद से दिख जाती है, लश्कर ए तोयबा से दिख जाती है। आप लोग बैठा करके चीफ गेस्ट बनाते हैं ना हमास के आतंकियों को, उसमें दिख जाती है मैडम, बच नहीं पाता है। खौफजदा है आप, हमारी आईएसआई से खौफजदा हैं। अरे आपकी आईएसआई से अपनी चालें कांप जो है रहे मैम, कांप रहे, कांप रहे। हम अरे मैम कांप रहे। हम निपुण सर बताएंगे कितने खौफजदा है। निपुण सर प्लीज आपकी डू दी ऑनर्स। चालें आप 15 साल से चल रहे थे, अब वो चालें जो है बांग्लादेशियों ने उठा के बाहर फेंक दी अपने मुल्क से। वो कहते हैं हमें आप लोगों के जुल्म और आपकी चालें और आपकी नफरतें नहीं। रितु जी, इनसे पूछो, आईएसआई बोल रहे हैं कि हमारी आईएसआई के खौफजदा है। कहाँ गई थी आईएसआई जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे? तब सांप सूंघ गया था या बिल में घुस गई थी वो आईएसआई? अभी इनका बलूचिस्तान, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बनने वाला है। अभी इनका आईएसआई इनकी बचा लेगी, बचा के दिखाए, हंस लेंगे, मुस्कुरा लेंगे, टुकड़े हो जाएंगे। तो इतने जलील लोग हैं, इनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये तब भी इसी प्रकार से अड़े रहेंगे। सीखना है तो सीखो। और मुझे तो आश्चर्य हुआ फाजिल से, जो ये फाजिल बैठ के मुस्लिम स्कॉलर जो बोल रहे हैं, ये देखिए कितनी कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। पाका झूठ बोलता है क्या? देश की डिबेट है। पाकिस्तान में कितना माइनॉरिटी था, वो माइनॉरिटी कहाँ आपका 2% भी नहीं रहा। बांग्लादेश में 23% हिंदू आबादी घटकर कितने रह गई? 6% भी नहीं रही। भारत में मुस्लिम फल फूल रहे हैं, सारे अधिकार हैं। ये उसी देश में बैठकर इस प्रकार की बात बोल रहे हैं जिस देश के संविधान ने इन्हें संपूर्ण अधिकार दिए, बल्कि संपूर्ण अधिकार नहीं, हिंदुओं से ज्यादा अधिकार इनको मिले हुए हैं। तब भी इस प्रकार का व्यक्ति ये पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे रहा है। ये जो बैठी हैं पाकिस्तान के नेता, इसी प्रकार के स्कॉलर क्या करते हैं, इस तरह के लोगों को संजीवनी देते हैं और ये इनको क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। ये बात करेंगे, दलित पिछड़े की बात करेंगे। अरे नहीं सर, उन्हें आरएसएस से ज्यादा प्रेम है। नहीं नहीं
निपुण सर, हम और आप ही गलत है, ये आरएसएस से ज्यादा प्रेम करते हैं, इनसे पाकिस्तान पर पूछो, जवाब आरएसएस पर आता है। उस्मा करदार जी, आपकी आवाज में उठवा रही हूँ, अब मुझे एक जवाब आपसे चाहिए। उस्मा करदार जी, पहले सवाल सुन लीजिएगा। जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है बांग्लादेश में, अगर बार बार हर दफा ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान से ये प्लान, ये प्लॉट वया पाकिस्तान होकर क्यों आ रहा है, तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है, बता दीजिए, स्टैंड रख दीजिए। आपके शहबाज शरीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर देते हैं डिटेल देते हुए? हाँ, अच्छा, अब आप मेरी हौसले से बात सुन लें। प्लीज, आप हमारी आईएसआई से खौफजदा हैं। आप अरे हमारी फौज से बहुत ज्यादा नहीं, उसी आईएसआई से खौफजदा है जो आतंकियों को पालती है। आतंकियों से तो डर लगता ही है दुनिया को, आतंकियों को तो आपने इतनी, अब देखिए, आपने हौसला ही नहीं बात सुनने का। आप मेरी बात काट देती हैं बीच में से, फायदा क्या है मुझे बुलाने का? आप बीच में बोलना शुरू कर देती हैं, फिर आप बोले, मैं चुप कर जाती हूँ। बताइए ना। मैं आपको कह रही हूँ कि 15 साल आपने शेख हसीना के साथ मिलके चालें चली। आपने कोशिश की बांग्लादेश के लोगों को नफरतें फैला के, उन पे जुल्म करके उनको साइडलाइन कर दें और आप टेक ओवर कर ले वहां पे, लेकिन उन्होंने आपको उठा के बाहर फेंक दिया। इतनी नफरत आपने फैलाई है, आपने इतनी उनके खिलाफ साजिशें की हैं कि वो बर्दाश्त से बाहर है। अभी भी आप क्रिकेट के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ये मुझे जानना है, क्रिकेट भी आपसे खेलना नहीं चाह रहे, आपने इतनी नफरत फैलाई हुई है। तो आपने जो बोया आप वो काट रहे हैं। अरे हम नफरत तो आप लोग मैडम फैलाते हैं, आप लोग सीमा पार से लोगों को भेजते हैं, कलमा पढ़वाते हैं, कलमा नहीं पढ़ते हैं तो ऑन स्पॉट गोली मार देते हैं। वेट, हम उनके मैंडेट की इज्जत करते हैं। आपको जवाब देंगे यूके देवनाथ हसीना वाजिद को जब वहां पे जाके तो आपने छुपाया हुआ है भारत में। हम ऐसे नहीं है, हम हर मुल्क की सॉवरेनिटी को और उनके जो मैंडेट है और उनके जो लोग जो लोग आईएसआई के, आपको क्या इंटरेस्ट है वहाँ पे बांग्लादेश में? आपके मनपसंद अब हुकूमत नहीं है। आईएसआई का क्या काम है बांग्लादेश में? वहाँ की आवाम पूछ रही है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? पाकिस्तानियों का क्या काम है? उनकी हालत वो खुद सुधार लेंगे, आप कौन होते हैं सुधारने वाले? आप लोग रोटी रोजी का पहले जुगाड़ करवाइए मैम। आपके मुल्क में आपने कश्मीर में क्या किया? कश्मीर को सबसे बड़ी जेल आपने बनाया। निपुण आलम बयान, निपुण सर, हिंदू लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग खौफजदा है इनके आईएसआई से, ये पहुंच जाते हैं बांग्ला। अरे रुक तो जाइए मैडम, रिकॉर्ड इतना खराब है। ओके मैम, ओके, आपके साथ रहना नहीं चाहते। अभी तो आपकी बातों से लग रहा है आप लोग खौफजदा है, आपकी बातों से लग रहा है आप खौफजदा है। स्टॉप इन अनइंटरप्टेड बोलिए। निपुण आलम बयान, इसीलिए पूरी दुनिया में आप मैं तो सवाल भी पूछूंगी, सुन नहीं रही आपके ताल्लुकात खराब हो गए। निपुण आलम बयान ये कहते हैं बांग्लादेश में ये आईएसआईएस के 8 लोगों को भेजते हैं, कैंप करवाते हैं, ड्रोन्स लगवाते हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बोला था ना कि अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अगर हो गया ना तो अभी 2-3 कितने टुकड़े पाकिस्तान के होंगे ये समझ भी नहीं पाएंगे। और इस दफा अगर ये ऑपरेशन चला तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खतरे का संकेत होगा। और अभी ये बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करवा रहे, कोशिश कर रहे हैं कि इनके जो जिहादी चैप्टर का एक दूसरा पार्ट जो है वहां पर भी ओपन हो जाए। निपुण आलम बयान, देखिए क्या है ना कि ये बार बार आईएसआई की बात करी, मैंने बता ही दिया था। इनकी आईएसआई कहाँ थी 71 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। और अभी भी रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान जो अस्तित्व में आया है वो किस वजह से आया है? आईएसआई के रहते ही आया है ना। एक स्वतंत्र मुल्क बन गया है लगभग, बस थोड़ा सा उनको ताकत लगाने की आवश्यकता है। हम तो पहले भी लगे हैं, बहुत ही जल्दी क्या है यूएनओ में वो अपना दावा कर चुके हैं रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का, फिर खैबर पख्तूनख्वा बन जाएगा। और अभी मैं ये कहूँगा जो हमारे भारत में बैठे हुए हैं जो बात कर रहे हैं कि भारत में ये हो रहा है, भारत में वो हो रहा है, ये जानना चाहते हैं क्या 47 से पहले वाली स्थिति में वही वापस चले जाए जहाँ इनको सुरक्षा लगती है, सिक्योरिटी लगती है। जिस देश ने सब कुछ दिया उस देश में ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे दिक्कत है। और ये पाकिस्तान की तो स्थिति ऐसी है कि हाथ में कटोरा लेके दुनिया में सब जगह घूम रहे हैं। उसके बाद भी इनकी क्या है रस्ती चल गई, सब आज भी वही ऐठन है, ऐठन कुछ भी। और मैं मानता भी हूँ कि अगर कॉन्फिडेंस सीखना है किसी को पाकिस्तान सीखना चाहिए। आप इनसे बस इतना पूछ लीजिए रितु जी, बलूचिस्तान में कितने एरिया में इनकी फोर्स तैनात है और खैबर पख्तूनख्वा में इनकी फोर्स है क्या? खैबर पख्तूनख्वा में इनकी मिलिट्री नहीं जा सकती है।
वहां खैबर पख्तूनख्वा में इनका घुसना मना है, इनको मार मार के भगा दिया है। और अभी सिंध भी इनका बनने वाला है। अभी देखिएगा सिंध भी इनका अलग होगा और ये बैठ के पंजाब पंजाब खेलते रहेंगे और कुछ नहीं। इनसे पूछो सही बार कि प्रति व्यक्ति आय क्या पाकिस्तान की, नहीं है ना तो इनको पता नहीं है। निपुण सर, ये ना ये हमारी गलती होगी। हम अगर इनसे तर्क की उम्मीद रखें, अब ये देख रहे हैं आप बोल रहे हैं अनइंटरप्टेड नॉन स्टॉप शी इज स्पीकिंग। अब मुझे बताइए, फाजिल अहमद भी कनेक्ट है मेरे साथ। फाजिल जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे इतना बता दीजिएगा वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो आप सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं? पहले तो यस और नो में जवाब। देखिए, दुनिया का कोई आदमी अगर किसी की कोई हत्या कर दे तो उसको बिल्कुल सही नहीं मान सकता, गलत ही है। ठीक है। और एक बात में निपुण जी कह रहे थे अभी कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि एक मुसलमान कैसे देश की बात बोल रहा है, दलित की बात बोल रहा है, पिछड़ों की बात बोल रहा है, ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है। यही तो असली लड़ाई है इस देश की। अरे हम बोल रहे हैं तो हम संविधान के ताकत से बोल रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से बोल रहे हैं। आप लोग तो यही चाहते हैं ना कि दलित, मुसलमान, पिछड़ा, अल्पसंख्यक न बोले, यही चाहते हैं ये लोग। हम तो खुद अपने घर में अपने जयचंदों से लड़ रहे हैं। हम तो खुद अपने घर में जो हमको बोलने की आजादी छीन रहा है, जो हमसे व्यापार की आजादी, जो शिक्षा की आजादी छीन रहा है, जो संविधान की ताकत छीनना चाहता है, हम तो खुद अपने घर के जयचंदों से लड़ रहे हैं। जहां दलित पिछड़ा आबादी को इन लोगों ने 5 किलो अनाज पे जिंदा रखा है, जहां मुसलमानों को 5 किलो अनाज पे जिंदा रखा है, ये दुनिया में क्या बात करते हैं जब हम खुद अपने घर के जयचंदों से लड़ रहे हैं। फाजिल अहमद है, इनको कैसे ये बात इनके दिमाग में कैसे आती है कि मुसलमान दलित की बात नहीं बोल सकता, के अध्यक्ष बोल रहा है व्यक्ति, बोल सकता, ये कैसे ये बोल रहे हैं? इनको ये ताकत मुसलमानों कहां से को मिल रही है हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं लोग। जितनी स्थिति मुसलमान अशरफों ने की है, मुस्लिमों की बेकदरी कर दी इन्होंने पसमानदा मुसलमानों को, कभी कोई अधिकार नहीं दिया, कभी इन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया पसमानदा मुसलमानों को। मुसलमानों के बीच में सारी गरीबी का फायदा इन अशरफ लोगों ने उठाया, ये मुसलमानों की सबसे बड़ी दिक्कत। और ये दलितों की बात करने लगे हैं। एक मिनट फाजिल अहमद साहब, एक मिनट सुनिएगा ना मेरी बात। ये वाला नैरेटिव कहां से आया? दलित दलित, ये वाला नैरेटिव अब कहां से आया? देश में कभी भी एक होकर के आप बात नहीं कर सकते क्या? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई आप लोग नारे लगाते थे ना। अब क्या हुआ गंगा जमुनी तहजीब का? अब दलित में बांट देंगे, अब सवर्णों में बांट देंगे, अब क्यों बांट रहे हैं? आचार्य अरुण कृष्ण, प्लीज काउंटर ऑन दिस। देखिए, आपने पैनल में फाजिल अहमद नाम का एक गद्दार बुलाया है। ये गद्दार है देश के। आप इनसे यही लोग रहे। ये देखो, आपने ये गद्दार जो बुलाया है, ये बैठ के राष्ट्रीय चैनल पे पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। अरे गद्दार बोलो तुम, गद्दार तुम, इस हरामजादे दलितों को लूट लिया तुमने। नहीं, शब्दों की थोड़ी मर्यादा रखिए आचार्य अरुण कृष्ण। नहीं, दिस इज नॉट राइट। थोड़े शब्दों को नाप तोल कर बोलिए। ये नेशनल टेलीविजन है, लोगों तक आपकी आवाज पहुंच रही है, इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें प्लीज। ये वीडियो देखिए आप, ये वीडियो देखिए आप। ये जो वीडियो है, ये जो पठमुल्ला गद्दार बैठा है, ये खुद पसमंदा मुसलमान है और सबसे ज्यादा राशन अगर कोई ले रहा भारत सरकार का तो वो बेगैरत पसमंदा मुसलमान ले रहा है। ये पसमंदा मुसलमान है। अब ये पसमंदा मुसलमान भी है और पाकिस्तान का ये एजेंट भी है। इस गद्दार को अपने चैनल पे बुलाया है। ये गद्दार राष्ट्रीय चैनल पर बैठ कर, ये 2 टके का गद्दार, ये 2 टके का मदरसा छाप, ये चैनल पर बैठकर क्या बोल रहा है कि अपने देश की बातें अगर कोई भी देखिए, पाकिस्तान के एक प्रवक्ता के सामने ये गद्दार उनकी भाषा में भाषा मिला रहा है। ये देखिए, पसमंदा मुसलमान है, ये पसमंदा सबसे ज्यादा भारत सरकार का राशन खा रहे हैं। ये गद्दार हैं। इन गद्दारों में आप मुसलमानों में मुसलमान को मुसलमान से अलग करके देखोगे तो हिंदू मूर्खता करेगा। आने वाला कालखंड भयानक है। और अब मैं बात करूंगा आपसे पाकिस्तान की। ये देखिए, पाकिस्तान की एक वीडियो है, ये मेरी भाषा नहीं है। पाकिस्तान कितना बड़ा कीचड़ है, पाकिस्तान कितनी घटिया जगह है, पाकिस्तान कितनी निम्न स्तर की जगह है, कितना बड़ा नर्क है, उसका ये साक्ष्य है। पाकिस्तान की वीडियो, मेरी वीडियो नहीं है। ये 4 पाकिस्तान के पैनलिस्ट बैठे हैं, 4 पाकिस्तान के न्यूज एंकर बैठे हैं। ये क्या बता रहे हैं कि पाकिस्तान में 82% से अधिक बलात्कार मुसलमान बहन बेटियों के कौन करते हैं? क्या लिखा हुआ है? चाचा, पापा, फूफा,
वालिद, सगा भाई, सगा बेटा, सगा मामा, ये सारे बलात्कार करते हैं। 82% से अधिक बलात्कार पाकिस्तान में कौन करता है? खुद के घर के सगे लोग करते हैं। और पाकिस्तान किस पे बना है? कुरान पे, इस्लाम पे और मुसलमान पे। तो ये गंदा जो ये नाली है, ये पाकिस्तान नाम की नाली, उसमें बहन बेटियों के साथ क्या होता है ये देखिए। एक मिनट, उस्मा करदार कनेक्ट है आपके सामने, ये देखिए, ये पाकिस्तान में जो गंदगी होती है, मैं तो ऐसी नरक में, इतना बड़ा नरक है पाकिस्तान कि वहां पर 82% से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार वहां पर कौन करता है? शर्म करो। तुम्हारे यहाँ पर 82%, देखो ये देखो, तुम्हारे यहाँ पर 82% बलात्कार कौन करता है? तुम्हारा फूफा करता है, तुम्हारा वालिद करता है, तुम्हारा चाचा करता है, तुम्हारा बेटा करता है, तुम्हारा खुद का बाप करता है, जिसे अब्बू जान बोलते हो। अब्बू भी बन जाता है और जान भी बन जाता है। छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार। और अभी तो 2 दिन पहले लाहौर में एक पूरा जो लाहौर का सबसे बड़ा मॉल था, उसके अंदर अभी बम ब्लास्ट हुआ है। लगभग 500 जिहादी के शमशान घाट पहुंच गए, उनकी हड्डियां मिली है, बाकायदा वीडियो वायरल है। लाहौर के मॉल के अंदर 500 जिहादी मारे गए, 500 पाकिस्तानी मारे गए और उनकी केवल हड्डियां मिली है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। उस्मा करदार जी, आईएसआई के लोग वहां पर क्या कर रहे थे? मुझे बस एक लाइन में जवाब दीजिएगा। आईएसआई के लोग वहां पे बांग्लादेश में क्या, किस इरादे से गए थे मैम? प्लीज। हाँ। ऐसे ना क्या करें, ऐसे लोगों को ना बुलाया करें। अरे मैम, वो आप नहीं डिसाइड करेंगी ना, मेरे मेहमान है, मेरे को डिसाइड करने दीजिए। मेरा शो है, वो मेरा शो है ना, मैं किसको बुलाऊंगी नहीं बुलाऊंगी ये आप नहीं डिसाइड करेंगे पाकिस्तान से बैठकर। हमें ना बुलाया करें। अरे सुनिए ना मैम, जवाब दीजिए ना। आप इस तरीके से इधर उधर क्यों जा रही हैं? लेफ्ट राइट, मुद्दे पर आइए। कम टू द पॉइंट, उस्मा करदार, कम टू द पॉइंट उस्मा करदार। अपने इनके कोई क्लिप्स हैं जिनका कोई सच्चाई से, रियलिटी से कोई इनका ताल्लुक नहीं है। मुझे सवाल तो पूछने दीजिएगा, सवाल तो पूछने दीजिएगा। हमें इनके साथ ना बैठाया करें। आपने अगर कोई इश्यूज पे बात करनी है, सियासत पे बात करनी है, तो आप बात करें, लेकिन ये इस तरह के गलीज किस्म की जो ख्यालात और बातें हैं ना, ये हम सुनने के लिए आपके प्रोग्राम में नहीं आए। पाकिस्तान के ख्यालात क्या है वो सब जानते हैं। एक मिनट उस्मा करदार जी रुकिए ना, जब सवाल तो सुनिएगा पहले ही। आप नॉन स्टॉप क्यों बोल रही हैं भाई? रुकिए, सुनिए। मुझे ये बताइए आईएसआई के लोग बांग्लादेश में क्या कर रहे थे? उस्मा करदार क्या कर रहे थे वहां पे? किस इरादे से भेजा? जो है उससे तो आप बहुत डरते हैं, क्योंकि अरे मैम, ये 3 दफा आपने 3 दफा बोल दिया है, 3 दफा बोल दिया है। मुझे जवाब दे दीजिए मुद्दे पर। का मुकाबला कर नहीं सकता है। अगर हम वहां पे जा रहे हैं तो हम ट्रेड रिस्टोर कर रहे हैं, हम फ्लाइट्स बांग्लादेश के साथ रिस्टोर कर रहे हैं, हम कल्चरल एक्सचेंज रिस्टोर कर रहे हैं, हम उनको पूरी तरह आतंकवाद का कल्चर सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकवाद का कल्चर, टेररिज्म का कल्चर। उन्होंने 15 साल यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म, टेररिज्म कल्चर सपोर्ट कर रही है, स्पॉन्सर कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ा रहे हैं। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग इन बांग्लादेश। हाँ, आपकी बांग्लादेश की जो आपने चालें चली थी हसीना वाजिद के गठजोड़ के साथ मिलके, वो उल्टी पड़ गई हैं। अब वो नहीं चाहते आपको अपने मुल्क में। आप जाके उनके यूथ की बात कर रही थी उस्मा। आप सोचिए, इनसे पूछिए कि बांग्लादेश इनसे अलग क्यों हुआ था। यही था, इन्हीं का पाकिस्तान का था कल्लन टीका खां। कल्लन टीका खां ने जो ऑपरेशन सैटेलाइट चलाया था मार्च उसने ये कहा था कि इन बंगालियों को हम असली मुस्लिम नहीं बना पाए, इन्हें तो मुस्लिम नहीं बना पाए, इनकी अगली जनरेशन को मुस्लिम बनाएंगे। तो वहां पर कई लाख महिलाओं के साथ में रेप किया था पाकिस्तान की सेना ने। मुझे तो आश्चर्य ये होता है कि बांग्लादेश की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इतने अत्याचार को भूल कैसे गई।